नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होता है, डेली सुबह होती है आपकी 6 बजे अलार्म वाली क्लास, जो किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो आप एकदम बिल्कुल सही जगह पर हैं अगर आप करंट अफेयर्स के लिए इस क्लास को ले रहे हैं, किसी भी परीक्षा के लिए, है ना। सभी को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल है। एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी साथी, फटाफट से आ जाएंगे एक बार जल्दी से। ठीक है भैया, आ जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग है भैया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चल जुड़ेंगे एक बार फटाफट से सभी साथी। तो सभी को एक बार फटाफट से बुला लिया जाए, यानी सभी को एक बार क्लास को थोड़ा सा मैं भेज दूं जिससे सभी साथी जुड़ जाएंगे। हाँ जी भैया, अब सब ठीक। चलो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। इसका मैंने आपको हेड दिया था होमवर्क में, इसका आंसर करें सभी। हाँ जी, आंसर क्या है इसका बताओ फटाफट से। क्या था इसका आंसर भैया बताओ। चलो अब आते हैं भैया आज की अपनी इस क्लास पर बिना किसी देरी के। तो हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय है। तो आपको सबको पता है कि सार्क का सचिवालय हेडक्वार्टर कहां पर है सार्क का। तो सार्क का भैया है आपका कहां पर, काठमांडू। कहां पर होगा तो ये नेपाल होगा, ठीक है, नेपाल काठमांडू, ठीक है, सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चल आगे कुछ आज भैया कल, यानी कल जो हमने पढ़ा 29 दिसंबर को, उसका रिवीजन करेंगे फटाफट से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे एक बार। तो हाल ही में महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। और आज स्टैटिक पोर्शन ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो आज स्टैटिक भी पढ़ के जाना, आज स्टैटिक पोर्शन ऐड है आपकी परीक्षा इसमें, ठीक है। तो आज स्टैटिक भी पढ़ के जाना भैया, ठीक है। तो आज स्टैटिक ऐड है। तो अभी क्या बोलेंगे, ये कौन है, ये आपके दीप्ति शर्मा है। कौन है, दीप्ति शर्मा है आपकी, ठीक है, दीप्ति शर्मा। अगला पूछा है माउंट एटना कहां पर स्थित है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी कहां पर है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी है आपका इटली में। कहां पर, इटली में है माउंट एटना ज्वालामुखी, ठीक है। क्लियर है भैया, बिल्कुल। आगे देखो, अगला पूछा है सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो ये आपका इजराइल है भैया। कौन है, इजराइल है, ठीक है, इजराइल है। केंद्र ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को इको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। यह है आपका पार्वती अर्गा। कौन सा, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। अगला, भारतीय मानक ब्यूरो के लिए किस के लिए पहला भैया मानक जारी किया गया, किसके लिए। तो कहेंगे अगरबत्ती के लिए। किसके लिए, अगरबत्ती के लिए भैया ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड मानक जारी किया गया है, ठीक है। कि कुछ भी नहीं बना अगरबत्ती में, आप सोचो कि कुछ भी बना दे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे। तो ये 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ना। 3 व्यक्ति कौन कौन से आप बताएंगे भैया। तो दविंदर पाल सिंह है एक आपके, ठीक है। एक तो आपके कौन है, एक कौन है, दविंदर पाल सिंह है। उपरोक्त तो सभी जिसका आंसर आया ना तो बहुत मारे जाओगे तुम सबके सब। उपरोक्त तो सभी से है ना, उपरोक्त तो सभी क्या होता है, उपरोक्त तो सभी नहीं देना आंसर। ये जो सभी वाले हैं इनको कूटेंगे हम, ठीक है। सभी आंसर नहीं देना है, ठीक है। दविंदर पाल सिंह है भैया। अनिल कौशिक है भैया आपके, ठीक है, अनिल कौशिक है आपके, अनिल कौशिक है आपके, अनिल कौशिक है, दविंदर पाल सिंह है। और एक और बचे, ठीक है, एक और है कनक मेदला, है ना। कौन भैया, कनक मेदला, ओके, है ना, नाम है कनक मेदला, कनक मेदला, रविंद्र कुमार, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक।
ओके, आगे देखो। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है? तो 3 एयरलाइन है, ठीक, 3 एयरलाइन है। पहला आप बताएंगे भैया कौन सी? एक आपकी संख फ्लाई, एक अल हिंद एयरबेस, अल हिंद, एक अल हिंद, एक तो आपकी अल हिंद है, पता ना, अल हिंद। एक है आपकी कौन सी बताएंगे फटाफट से? एक आपकी अल हिंद हो गई भैया, एक आपकी संख और एक फ्लाई एक्सप्रेस, ठीक है। एक संख हो गई आपकी और एक कौन सी हो गई? फ्लाई, फ्लाई एक्सप्रेस, ठीक है। 3 और नई एयरलाइंस। अगला, श्री राजचंद्र सर्वमंगल महिला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है बताएंगे? तो ये किया गया गुजरात में। कहां पर? गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। अगला, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग कहां पर खोली गई है? तो ये चाइना। कहां पर? चाइना। कितने किलोमीटर की है? 22.13 किलोमीटर, ठीक है। अगला, परम रुद्र कंप्यूटर कहां पर लॉन्च किया गया? ये आपका परम रुद्र कंप्यूटर मिशन के तहत ये कहां पर? आईआईटी पटना में, आईआईटी पटना, ओके। अगला, भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किसने विकसित किया बताएंगे? भारत का पहला है एमआरआई स्कैनर है, इसको विकसित किसने किया है ये बताएंगे? किसने डेवलप किया है इसको? किसने डेवलप किया है? तो आप कहेंगे भैया इसको डेवलप किया है वाक्सेल ग्रिड ने। किसने? वाक्सेल ग्रिड ने किया है, वाक्सेल ग्रिड इसने किया। अगला, दिवंगत है भैया के शेखर, ये कौन है भैया? के शेखर ये कौन है बताइए? हाल ही में दिवंगत हुए हैं के शेखर, ये कौन है बताओ? के शेखर, आप कहेंगे कला निर्देशक। कौन है? कला निर्देशक है आपके। कला निर्देशक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2025 कब मनाया गया बताएंगे? अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस ये कब मनाया गया? भैया तुम 4000 प्लस देख रहे हो और तुम्हारे लाइक नहीं आ रहे हैं? लाइक नहीं करते हो, गुरुदक्षिणा नहीं दे रहे हो भाई साहब, है ये सही है तुम्हारा, ये सही है तुम्हारा, ठीक है। चल 27 दिसंबर गुरुदक्षिणा बिल्कुल दिया करें, गुरुदक्षिणा देने के बाद क्लास को ज्वाइन किया करें, ठीक है। आओ खटाक से गुरुदक्षिणा मारो, है ना, एक लाइक थम्स अप और उसके बाद क्लास में एंटर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 62वें खिलाड़ी बने हैं आपके ब्रेट ली। कौन बने हैं? ब्रेट ली बने हैं, ओके। तो ये आपकी हरमनप्रीत कौर ने किसका रिकॉर्ड तोड़कर महिला T20I में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है मेग लैनिंग का रिकॉर्ड तोड़ा। किसका? मेग लैनिंग का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, मेग लैनिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। किस उच्च न्यायालय ने नागरिक पुरस्कारों को नाम उपसर्ग जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? मद्रास उच्च न्यायालय। किसने भैया? मद्रास। नाम के आगे भैया कोई भी उपसर्ग प्रत्यय यूज नहीं करेगा, इस पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। हालांकि ये मामला उपाधियों के अंत से भी जुड़ा हुआ है। अब आते हैं 30 दिसंबर, यानी आज जो हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं उस पर चलते हैं, ठीक है। तो एक बार अब आप सभी साथी आप अपना अपना स्कोर बता दें कि कल के 16 में आपका स्कोर क्या रहा है। मतलब 16 में आप आज जब अभी आपने पढ़ा तब आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं? 16 में आज आप कितने क्वेश्चन सही? अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट होगा क्या? कौन सा हाई कोर्ट होगा भैया? ओके ओके ओके, बॉम्बे होगा, हाँ जी बॉम्बे होगा, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, है ना। कौन सा? बी बॉम्बे, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे SC। अब ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मतलब धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू मतलब धन्यवाद आप सभी का। अब बताओ फटाफट से। अच्छा, अब 16 में स्कोर क्या रहा है? अगर इस क्वेश्चन को हटा दें तो भाई इस क्वेश्चन को तो आयोग ने ही गलत बता दिया ना भाई, इस क्वेश्चन को तो आयोग ने ही गलत बताया। तो जब आयोग ने गलत बताया तो ये नंबर सबको मिलेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये नंबर तुम सबको मिला। अब बताओ आगे स्कोर में, ये आयोग की तरफ से गलत हो गया था तो आयोग ने फिर जब सही किया तो सबको नंबर दिया आयोग ने। अब बताओ कितने सही थे?
बिल्कुल। तो इसी तरह से रिवीजन जब किया करो भैया ना, तो सही से बढ़िया से ध्यान से थोड़ा सा, बिल्कुल गुड। चलो अब आपसे क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है सोनम येसे नाम है। क्या नाम है? सोनम येसे नाम है इनका। ठीक है, किसमें भैया? हम बात कर रहे हैं मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं सोमन येसे। ठीक है, पहले 8 विकेट। देखो भाई कहां के हैं? तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर भूटान लिखा हुआ है। ठीक है, देखो भूटान के सोमन येसे हाल ही में पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। यह उपलब्धि उन्होंने कहां पर हासिल करी? म्यांमार के खिलाफ तीसरे टी20 में हासिल करी है। उन्होंने 4 ओवर में 7 रन देकर 8 विकेट लिए हैं, जिससे म्यांमार की टीम कितने रन पर? 45 रन पर ऑल आउट हो गई। ठीक है, और जबकि भूटान ने 127 रन बनाए थे। ठीक है, 9 विकेट खोकर। तो याद रखना 8 विकेट एक मैच में लिए हैं किसने? मेंस टी20 की बात कर रहे हैं। ठीक, चल सोनम है ना? तुमको लग रहा होगा कि महिला क्रिकेट वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे कुछ नाम होते हैं। अगला, वैदेही चौधरी ने किसको हराकर W35 सोलापुर 2025 टेनिस टूर्नामेंट में, किसमें? टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल यानी विमेन सिंगल का भैया इन्होंने टाइटल जीता है। किसको हराया? वैदेही चौधरी ने। भैया बताओ फटाफट से, वैदेही चौधरी ने किसको हराया? तो आप कहेंगे भैया जी इनको हराया मिचिका। कहां गई? मिचिका ओजिकी को हराया। किसको हराया? मिचिका ओजिकी को। यानी वैदेही चौधरी ने W35 सोलापुर 2025 टेनिस टूर्नामेंट में विमेन्स सिंगल का खिताब जीता है। किसने? आप कहेंगे वैदेही चौधरी ने। किसको हराया है? मिचिका ओजिकी को हराया है। देखो भाई, वैदेही चौधरी ने जापान की मिचिका ओजिकी को भैया हराकर ये खिताब जीता है। और ये कहां पर आयोजित हुई थी? तो महाराष्ट्र में भैया आयोजित हुई थी, सोलापुर में। ठीक है, और किसका भैया? विमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता है। वैदेही चौधरी ने मिचिका ओजिकी को हराकर ये जीता है भैया। ठीक, अगला है 87th यानी 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये कौन सी है भैया? ये आपकी 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन महिला चैंपियनशिप है। इसको किसने जीता है भैया? इस किताब को किसने जीता है? तो आप कहेंगे ये किताब जीता है भैया सूर्या करिश्मा तामीरी ने। किसने? सूर्या करिश्मा तामीरी ने ये जीता है भैया। ठीक है, देखो हाल ही में सूर्या करिश्मा तामीरी ने तन्वी पात्री को हराकर विजयवाड़ा में आयोजित 87वीं है ना, कितने नंबर की है? 87वें नंबर की है सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल यानी विमेन्स सिंगल का खिताब जीता है। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे लिए विमेन्स सिंगल का हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेंस सिंगल। तो मेंस सिंगल के विनर कौन है? मेंस सिंगल के विनर है भैया आपके ऋत्विक संजीव एस हैं आपके। तो ये वाला भी आप इंपॉर्टेंट रखेंगे। बाकी तो आपका मेंस डबल हो गया, विमेन्स डबल हो गया, मेंस डबल हो गया, सारे हैं, लेकिन कम से कम विमेन्स सिंगल और मेंस सिंगल इन दोनों को जरूर याद रखा करो आप। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। चितवन हाथी और पर्यटन महोत्सव का 19वां संस्करण ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है या किया गया? वेयर वॉज द 19th एडिशन ऑफ चितवन एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल रिसेंटली हेल्ड, यानी आयोजित किया गया, कहां पर मनाया गया चितवन हाथी और पर्यटन महोत्सव? भैया बताइए, चितवन हाथी और पर्यटन महोत्सव ये मनाया गया नेपाल में। ठीक है, नेपाल की कैपिटल क्या है? आप सभी को पता है, काठमांडू है। ठीक है, और यहां की अभी अंतरिम प्रधानमंत्री बनी थी, आप देखा होगा, सुशीला कार्की। कौन बनी थी? सुशीला कार्की। यहां पर जो आपने देखा होगा जेनजी का आतंक वगैरह हुआ था, है ना? हाँ, 27 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया था यहीं पर। हाँ जी, देखो हाल ही में चितवन हाथी और पर्यटन महोत्सव का 19वां संस्करण 26 से 28 दिसंबर तक नेपाल की पर्यटन, नेपाल की टूरिज्म कैपिटल, है ना? देखो ये भी बात, नेपाल की जो टूरिज्म कैपिटल है कौन सी भैया? राजधानी सौराहा में। ठीक है, टूरिज्म कैपिटल कौन सी है? सौराहा में आयोजित किया गया यह त्योहार। ठीक है, यह त्योहार सौराहा के भैया बघमारा बफर जोन सामुदायिक जोन में, ठीक है, सामुदायिक वन में मनाया गया। ओके, यह उत्सव रत्नगर नगरपालिका के संरक्षण में चितवन के क्षेत्रीय होटल एसोसिएशन नेपाल द्वारा आयोजित किया गया और इसे यूनाइटेड एलिफेंट ऑपरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा सह आयोजित किया गया। ठीक है, तो कहां पर मनाया है? ये मनाया है नेपाल की टूरिज्म कैपिटल कौन सी है भैया? सौराहा में 26 से 28 दिसंबर तक मनाया गया है। ठीक है, 26 से 28 दिसंबर तक मनाया गया। क्लियर भाई?
क्या सुबह ही नेट खत्म हो गया क्या? ऐसा नहीं हो सकता। करकी नहीं होगा, सुशीला कारकी होगा भैया। ठीक है, सुशीला कारकी होगा भैया। ओके, चलो अगला है चर्चित जीन थेरेपी भैया। आईटी विस्मा का संबंध किससे भैया? किसी भी चर्चित एक जीन थेरेपी है, कौन सी? आईटी विस्मा, है ना। आईटी विस्मा का संबंध किस रोग से है, ये पूछा है, बताओ। एक जीन थेरेपी भैया आईटी विस्मा का संबंध किस रोग से है? तो ये है भैया, रोग का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। कौन सी भैया? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का संबंध है भैया किसका? आप कहेंगे आईटी विस्मा का। ठीक है, देखो भाई, अबू धाबी का शेख खलीफा मेडिकल सिटी दुनिया का पहला हॉस्पिटल बन गया है जिसने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार दी जाने वाली जीन थेरेपी कौन सी भैया? आईटी विस्मा प्रदान करी है। ठीक है, आईटी विस्मा, ठीक है, ये प्रदान करी है। कौन सा बन गया है भैया? ये हॉस्पिटल का नाम क्या है? शेख खलीफा मेडिकल सिटी। ठीक है, ये हॉस्पिटल है, इसका पहला हॉस्पिटल बना है दुनिया का। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद इस थेरेपी को अनुमोदित अथॉराइज करने वाला दुनिया का दूसरा देश है भैया। ठीक है, अथॉराइज करने वाला दूसरा है भैया, और एक बार दी जाने वाली जीन थेरेपी वाला पहला है। नोवार्टिस द्वारा विकसित है भैया आईटी विस्मा। रीढ़ की हड्डी की स्नायु संबंधी जीवाणु कमजोरी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की अनुवांशिक जड़ें, किसकी भैया? रीढ़ संबंधी भैया बीमारी है आपकी, को लक्षित करता है। दोषपूर्ण भैया, है ना, SMN1 जीन को बदलकर इसमें सर्वाइकल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन का उत्पादन संभव हो सके। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक अनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक दुर्लभ और प्रगतिशील स्नायु मांसपेशी, है ना, जैसे प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जो मांसपेशियों को कमजोरी का कारण बनता है और जीवन घातक, है ना, कैसा भैया? मांसपेशियों को क्या करता है? कमजोरी का कारण बनता है। सीधी बात है ना, आनुवांशिक विकार है। आनुवांशिक विकार है तो समस्या तो होगी। तो पहला जीन बन के कौन सा? आईटी विस्मा। किसने बनाया है भैया? शेख खलीफा मेडिकल सिटी। ठीक है भैया, मैराथन की पीडीएफ एप्लीकेशन पर भी पड़ी हुई है और मैराथन की पीडीएफ टेलीग्राम पर भी पड़ी हुई है। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा मतलब जाके चीजों को ढूंढ लेंगे और बहुत आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। मतलब कल मैंने इसके लिए अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी डाला था कि कहां कहां से स्क्रीनशॉट, आप सब कुछ किया था। ठीक है, सबके पास है, हर एक दूसरे बच्चे के पास पीडीएफ है। ठीक है, और जिसके पास नहीं है समझो फिर तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो बेटा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको घर घर जाके पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी पड़ी हुई है और एप्लीकेशन पर भी पड़ी हुई है बच्चा। ठीक है, अब आपके पास मेरा नंबर नहीं है, मैं डायरेक्ट भेज दूं आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप या तो आप मुझे अपना नंबर प्रोवाइड कराइए, टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, वहां से बना है। ठीक है, पीडीएफ पर आप देखो कैसे जाओगे, समझो मेरी बात, आप सुनी लो। तुम यहां से देखो, RW ऐप ओपन करो पहले, सबसे पहले। ठीक है, RW ऐप ओपन करो, कर दिया, फिर जाओगे कहां पर? पीडीएफ पर, पीडीएफ वाले सेक्शन पर, यहां चले गए। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको? फिर से यहां पर 4 सेक्शन आएंगे, मतलब कई सारे चैनल खुल के आएंगे। तो यहां पर आपको रोजगार विद अंकित वाला ओपन कर लेना है, इसका रोजगार विद अंकित वाला ओपन कर लेना है। ठीक है, जब ये ओपन करोगे, ठीक है, फिर आपको कहां पर जाना है? सबसे पहले ही ऊपर सबसे पहला फोल्डर मिलेगा तुम्हें करंट अफेयर्स का। ठीक है, इसको ओपन कर लेना है, और इसको जैसे ओपन करोगे तो उसमें देखो ईयरली करंट अफेयर्स पड़ा होगा, ऐसे आराम से डाउनलोड कर लो, ऐसे बहुत आसानी से। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ये पूरा क्रम है, इसको देख लेना। ठीक है, चलो फिर भैया, चर्चित ओल चिकी लिपि का संबंध किस भाषा से है? अभी आपने देखा होगा संथाली में भैया संविधान की प्रतियां जारी करी गई थी, तो हम बात कर रहे हैं ओल चिकी लिपि, ये संबंधित है संथाली से। किससे? संथाली से संबंधित ओल चिकी लिपि का संबंध किस भाषा से? देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 दिसंबर 2025 को झारखंड के जमशेदपुर में 22वें पारसी, ठीक है, पारसी माह में और ओल चिकी लिपि की शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा 22वें पारसी माह, ठीक है, महा और ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह के समापन का कार्यक्रम संबोधित। ओल चिकी संताली भाषा की लिपि है जिसे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में बनाया था। इसमें 30 अक्षर हैं, एक भैया क्या है? ध्वन्यात्मक प्रणाली है, फोनेटिक सिस्टम है, और इसे बाई से दाई दिशा में लिखा जाता है। ठीक है, कौन सी? ओल चिकी लिपि। ठीक है, ये अभी आपने देखा होगा संथाली भाषा में संविधान की प्रतियां वो भी जारी करी गई थी ना, हाँ, तो वो इसी लिपि में थी। ठीक है, और अभी इन्होंने क्या किया है? ओल चिकी लिपि का भैया इन्होंने क्या किया है? ओल चिकी लिपि की शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया है।
ठीक है, क्या किया उन्होंने, इस कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया है। ठीक है, चल, और एक चीज और है ना, इसमें 30 अक्षर है ना, एक फोनेटिक सिस्टम है और इसे बाएं से दाएं की ओर पढ़ा जाता है। ठीक, हाँ, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में बनाया था। अगला, केंद्र सरकार ने किस नदी के बेसिन पर रेत के टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के प्रजनन स्थलों की सुरक्षा के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी? समझना क्या है, किस नदी के बेसिन पर जो रेत के टीले होते हैं ना, उन पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के प्रजनन स्थलों की सुरक्षा के लिए एक योजना को मंजूरी दी है? किसके बेसिन पर बताएंगे, किसके बेसिन पर बताएंगे भैया? आप कहेंगे भैया गंगा के। ठीक है, गंगा, गंगा देखो नई दिल्ली में भैया क्या हुआ, कौन सा मिशन है भैया? ये मिशन है आपका कौन सा? आप कहेंगे एनएमसीजी, है ना, एनएमसीजी। एनएमसीजी क्या है भैया? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, क्या है भैया? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 68वीं बैठक। किसकी भैया? 68वीं बैठक में 68th मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के दौरान सरकार ने गंगा बेसिन में लुप्त प्राय जो भी आपकी पक्षियों की संरक्षण के लिए भैया भारतीय स्कीमर सहित रेत के टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के प्रजनन स्थलों के लिए सुरक्षा के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। किस नदी पर भैया? जो आपका गंगा नदी के बेसिन पर बनाते हैं पक्षी, उसमें। ठीक है, गंगा नदी के बेसिन। अब देखो फिर गोदावरी कर रहे हो आंसर, तुमको यहीं से अगर मैं फेंक के मारूंगा तुम्हारे सीधा नाक पे ऐसे जाके लड़ेगा, और तुम्हारी नाक पे जब बहुत तेज से आवाज आएगी तो तुम एकदम से पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या त्वरित होगा। गंगा बताने के बाद भी अगर तुम गोदावरी कर रहे हो तो तुम मतलब एक नंबर के क्या हो, पता क्या हो? बस समझ जाओ तुम वही हो, है ना। नाक पे जैसे कोई चीज लड़ती है ना, बहुत तेज लगता है, एकदम से पूरा शरीर में मतलब तुम, है ना, वही आएगा। ठीक है बेटा, पढ़ाई करो। यह पहल नमामि गंगा मिशन 2 के तहत दीर्घकालिक निगरानी, समुदाय भागीदारी और प्रमाण आधारित संरक्षण पर केंद्रित है भैया। ठीक है, तो गंगा नदी के बेसिन में जो भी पक्षी घोंसला वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर। ठीक है, चलो। पता बेटा, जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो जैसे इधर ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और पीछे बच्चे बैठे हैं अपना पीछे बतिया रहे हैं, मेरी अगर नजर गई था तो जो मार्कर होता था ना, मार्कर फुल स्पीड में जाता था और सीधा खोपड़ी में जाकर टक से लगता था। ठीक है, तो मेरी क्लास में तो सावधान बैठा करो। अब यहां ऑनलाइन है, नहीं तो बेटा तुम मतलब पहले दिन के अलावा अंत तक बात ना करो तुम, इस बात की गारंटी है। क्षेत्रीय स्तर की प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, है ना, क्या? रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, है ना, क्या भैया? रीजनल लेवल, क्या है? रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, है ना, 2025। ये किसने किया है भैया? ये किसने किया है भैया बताओ? ये किसने किया है दोस्त? ये किया है भारतीय तटरक्षक बल, जिसे हम कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, किसने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड। देखो भैया, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में मुंबई के तट के पास क्षेत्रीय स्तर की प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज किया है भैया। उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव है तेल फैलाव प्रतिक्रिया और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैयारियों का परीक्षण करना। ठीक है, ये अब एक साथी बराबर कमेंट किया जा रहा है, आर्टिकल पढ़ा दो, आर्टिकल पढ़ा दो। बेटा जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, आर्टिकल तुमको पढ़ा दें। आज लाइव लेके आया हूं आर्टिकल ना, रुको लास्ट तक पढ़ के जाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की मंजूरी दी? बताइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यानी सेंट्रल कैबिनेट ने क्या किया है? अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा लॉन्च पैड। किस अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा? तो कहां पर? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, सतीश धवन स्पेस सेंटर में इन्होंने तीसरा लॉन्च पैड को मंजूरी दी है भैया। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा इसरो में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी है। इस परियोजना में इसरो की अगली पीढ़ी के लॉन्च रॉकेट के लिए आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और साथ ही श्रीहरिकोटा में दूसरे लॉन्च पैड के स्टैंड बाय लॉन्च के लिए सहायता रूप में शामिल किया है। कुल व्यय कितना है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेना कितना खर्चा किया है। तो 39.8486 करोड़ रुपए तीसरा लॉन्च पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भैया। ठीक है, तीसरा लॉन्च पैड कहां पर? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर भैया। क्लियर है? भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रणालियां अभी तक पूरी तरह से 2 लॉन्च पैड पर निर्भर हैं। पहला लॉन्च पैड
और दूसरा लॉन्च पैड। अब तीसरे लॉन्च पैड को भी भैया मंजूरी दे दी गई है। टोटल पैसा खर्च होगा कितना, लगभग 4,000 करोड़ भैया, लगभग 4,000, 39.86 ना, तो लगभग कितना, 4,000 करोड़ रुपए, ठीक है, लगभग 4,000 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में संचालन की अनुमति दी है, किसकी, यानी हम बात कर रहे हैं नेशनल यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में किसको मान्यता दी है भैया, ये दी है भैया आर्यमान फाइनेंशियल आर्म्स को, ठीक है, किसको, भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने किसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में भैया संचालन की अनुमति दी है भैया, किसको दी है, तो ये दी है आर्यमान फाइनेंशियल आर्म्स को दी है भैया। देखो आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ठीक है, इसकी भैया, ठीक है, और आर्यमान फाइनेंस लिमिटेड गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भैया इनको क्या मिला है, प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। ये क्या है, श्रेणी प्रकार 2 एचबीएफ नॉन डिपॉजिट लेने वाली निवेश और क्रेडिट कंपनी आपकी है, ठीक है, तो इसको किसका दर्जा मिला है, इसको मिला है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग भैया, इसका नॉन बैंकिंग भैया, ठीक है, हाँ नॉन बैंकिंग है ना। चलो अगला है, हाल ही में जारी करी गई हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है, बताएंगे। हुरुन इंडिया की जो रिच लिस्ट है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, बताएंगे भैया, शीर्ष स्थान में कौन है दोस्तों, क्या सजेस्ट कर रहे हो भैया, क्या सजेशन है आपका। एक दोस्त है जो सजेशन दे रहे हैं, सर आई वांट टू सजेस्ट यू, तो उसके आगे में भैया इंग्लिश में लिखते, उसके आगे हिंदी में क्यों लिख दिया, सर आई वांट टू सजेस्ट यू दैट, पहले थ्योरी कराया करिए उसके बाद क्वेश्चन लाइए, आंसर देने के लिए थ्योरी आ जाए। ओ शिट, गलती हो गई बॉस, 1.5 साल से गलती कर रहा हूं मैं। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, पॉसिबल नहीं है बाबू, ठीक है, वो क्रम पॉसिबल नहीं है बेटा, वो क्रम पॉसिबल ही नहीं, जो आप क्रम, जिस क्रम की आप बात कर रहे हो वो क्रम के मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, जो क्रम ये है भैया, यही क्रम, पहले ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन होगा, फिर उसकी थ्योरी होगी, मतलब फिर उसके बारे में जानेंगे। वो मतलब कोई ऐसा नहीं कि पहले थ्योरी पढ़ा देंगे फिर वो मतलब व्यवस्था चरमरा जाएगी, समझ रहे हो फिर वो व्यवस्था चरमरा जाएगी, है ना, नहीं हो पाएगा, प्लीज सॉरी बेटा, ठीक है, वो व्यवस्था फिर चरमरा जाएगी भैया, ठीक है। चलो अब पूछा है आपसे, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है, ये है जयश्री उल्लाल, कौन है, जयश्री उल्लाल है भैया टॉप पर, ठीक है, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में। देखो हुरुन इंडिया की 2025 की सबसे नई अमीरों की सूची है ना, सबसे नई अमीरों की सूची के अनुसार अरिस्टा नेटवर्क की अध्यक्ष और सीईओ जयश्री उल्लाल ने वैश्विक स्तर पर भारतीय मूल के नेताओं में शीर्ष स्थान इन्होंने प्राप्त कर लिया है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 28 दिसंबर 2025 तक उनकी कुल संपत्ति का आकलन 5.7 बिलियन किया गया है। वर्तमान में वे वैश्विक रूप से नेटवर्थ के आधार पर 713वें स्थान पर है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अरिस्टा नेटवर्क से लगभग 3% शेयरों की मालिक है भैया, ठीक है। यहां पर पूछा क्या गया है, मैं भैया हुरुन इंडिया के रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है, ये पूछा है आपसे, ठीक है, हाँ ठीक है, ये आपकी कौन है, तो आपका इनका क्या नाम है, जयश्री उल्लाल है भैया। जहां सुंदर पिचाई की कुल संपत्ति लगभग 1.5 अरब डॉलर है, वहीं सत्य नडेला की भैया कितनी है, कुल संपत्ति 1.1 अरब डॉलर है। समझे मेरी बात को, ओके चल। अरे सब जग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सब जगते हैं, ठीक है, सब जगते हैं, है ना, सब जगते हैं। सब जग जाते हैं। चल हाँ आ गया भैया, आ गया, ठीक है। देखो आगे देखो,
क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में 2000 साल पुराने बौद्ध स्थल की, क्या पूछा है, 2000 साल पुराने बौद्ध स्थल की खोज कहां पर करेगी। कितना पुराना है, 2000 साल पुराना है, कितना, 2000 साल पुराना है भैया आपका बौद्ध स्थल, और इसकी खोज कहां पर करी है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में इसकी खोज करेगी। देखो जम्मू और कश्मीर के भैया कहां पर, जेहानपोरा गांव में 2000 साल पुराने एक बौद्ध स्थल की खोज करेगी। यह स्थल जो कुषाण काल है ना, इसका कुषाण काल का है, इसने स्तूप, मठ और अन्य संरचनाओं को उजागर किया है, जो लगभग 2 सहस्त्राब्दी पहले घटित आपकी संगठित बौद्ध गतिविधियों को संकेत दिए हैं। पूछा गया था क्वेश्चन में क्या, 2000 साल पुराना है बौद्ध स्थल है, कहां पर, जम्मू और कश्मीर में, कहां पर, जेहानपोरा गांव में, ठीक है, यहां पर ये खोजा गया है। इस खुदाई की शुरुआत फ्रांसीसी संग्रहालय है ना, फ्रेंच म्यूजियम के 3 स्तूपों की पुरानी तस्वीरों से हुई थी, जिसने टीलों का व्यवस्थित अध्ययन करने की राह खोली है। तो ये कहां पर खोला, किसका, कुषाण काल के हैं, कुषाण काल के हैं आपके। खोजों में भैया क्या मिला है, प्राचीन दीवारें हैं, टेराकोटा कला है, मिट्टी के बर्तन है और तांबे की कलाकृतियां शामिल हैं, जो कुषाण वंश कब से भैया, पहली और तीसरी शताब्दी के दौरान एक समृद्ध बौद्ध केंद्र को दर्शाती हैं। तो 2000 साल पुराना भैया एक बौद्ध स्थल है, कहां पर, जम्मू कश्मीर के जेहानपोरा गांव में खोजा गया है। फिर पूछा है 1 जनवरी से कौन सा देश भारतीय निर्यात पर 100% शुल्क हटाएगा, बताएंगे। 100% जो आपका टैरिफ है उसको हटा लेगा। कौन सा हटाएगा भैया, तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हटाएगा 1 जनवरी से 100% टैरिफ, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया ने 1 जनवरी 2026 से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत सभी निर्यातों पर, सभी इंडियन या एक्सपोर्ट्स के लिए शुल्क या मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। तो कौन सा देश करेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ 1 जनवरी 2026 से। कब से, 1 जनवरी 2026, ओके। हाल ही में किस देश के उपग्रह कोसर 1.5 प्रक्षेपण किया गया, बताएंगे। कोसर 1.5 का प्रक्षेपण किया गया है, किसके द्वारा भैया, बताएंगे। कोसर 1.5 का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है, तो ये ईरान ने किया है। किसने किया है, ईरान ने किया है भैया, ठीक है, ईरान। 3 ईरानी उपग्रह हैं भैया, ठीक है, 3 सैटेलाइट्स हैं आपके, कौन कौन से, जफर 2, पया और भैया कौसर 1.5, ये 3 सैटेलाइट हैं। इन्होंने रूस के भैया कहां से, वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम के द्वारा क्या किए, अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए हैं। ईरान ने किया है रूस की सहायता से, ठीक है। और पाया ईरान का सबसे, कौन सा, पाया ईरान का सबसे उन्नत घरेलू रूप से निर्मित इमेजिंग सैटेलाइट है, जो इमेज का रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग करता है। तो 3 सैटेलाइट इन्होंने किए हैं, एक है जफर 2, एक है पाया, एक है कौसर। अब देखो इनसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा बताओ हाल ही में चर्चा में रहे, हाल ही में चर्चा में रहे जफर का संबंध किससे है, या पाया का संबंध किससे है, या कौसर 1.5 का संबंध किससे है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहे जफर टू या पया या कौसर, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये क्या है, ये एक सैटेलाइट है, ईरान ने लॉन्च किए हैं, रूस के भैया, ठीक है, रूस से, देखो किसे, वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से भैया उन्होंने लॉन्च किया। तो ऐसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जिस फॉर्मेट में मैं पढ़ा रहा हूं उसी फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट बदल सकता है। अगर आपको जानकारी होगी क्वेश्चन के बारे में तो निश्चित ही आप करके आओगे, है ना। तो इसको ध्यान से थोड़ा सा दिया करो। हाल ही में किस देश ने 2.2 अरब डॉलर के भैया बहुस्तरीय एंटी ड्रोन रक्षा तंत्र बनाने की घोषणा करी है। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ मल्टी लेयर्ड एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम वर्थ ₹2.2 बिलियन, है ना, 2.2 अरब डॉलर के भैया किसने किया है, मल्टी लेयर्ड भैया, मल्टी लेयर्ड की बात कर रहे हैं, बताओ किसने किया है दोस्त, तो आप कहेंगे पोलैंड। किसने, पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल बताने वाले को मेरी तरफ से अभी नगद क्लास में एक बढ़िया सी, ठीक है, क्या मिलेगी पता, चॉकलेट मिलेगी। चॉकलेट तो तुम खाते नहीं हो, महिला वर्ग तो खा लेगी, लेकिन पुरुष वर्ग तो कहता है भैया अपना काम तो बस एक स्टिंग से ही चल जाता है। चलो पुरुष वर्ग को एक स्टिंग और महिला वर्ग को एक चॉकलेट, ठीक है। हाँ जल्दी बताओ पोलैंड की कैपिटल क्या है, फटाफट से। पोलैंड की कैपिटल है वारसा, बहुत बढ़िया, ठीक है, वारसा, ठीक है। चलो पोलैंड ने पूर्वी सीमा के साथ लगभग 2.2 बिलियन मूल्य का बहुस्तरीय एंटी ड्रोन रक्षा तंत्र, मल्टी लेयर्ड एंटी ड्रोन डिफेंस बनाने की घोषणा करी है। यह बढ़ते हुए रूसी सैन्य दबाव के बीच किया गया है, जिसमें जैमर, मिसाइल और तोपों की तैनाती शामिल होंगे भैया।
पहली क्षमताएं 6 महीनों के भीतर उपलब्ध होने की उम्मीद है और पूर्ण निर्माण 2 वर्षों में पूरा होने की संभावना है। ठीक है, तो पोलैंड ने देखो, और बाकी मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि आज आपके लिए दिवस और थीम होंगे, तो देखो फटाफट से, आज दिवस के साथ थीम लगे हुए हैं। देखो मैं बताऊं तुम्हें, थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब तुम दिवस तुम्हें याद होता है, थीम नहीं याद कर पाते हो। तो मैंने क्या किया, पूरे सप्ताह आपको दिवस पढ़ा दिए, अब थीम यहां से फिर से देखो। तो सबसे पहला है हमारा क्या, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, आप कहेंगे विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं भैया, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक, थीम क्या है, व्यवधान पर विजय, एड्स प्रत्युत्तर में सुधार। ठीक है, ये थीम है। 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं, थीम है हरित भविष्य के लिए सतत जीवन। ठीक है, फिर है 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं, थीम है समावेशी भविष्य के लिए डिजिटल कौशल। ये थीम है आपकी। ठीक, ये आपकी थीम है भैया। वो 2 दिसंबर को ही मनाते हैं गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, थीम है स्मृतियों का सम्मान, सहन शक्ति को बढ़ावा देना। 3 दिसंबर को मनाते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता अधिकार दिवस, थीम है सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विकलांगता भैया सहायक समाजों का बढ़ावा देना। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाते हैं और 4 को ही भैया मनाते हैं भारतीय नौसेना, थीम क्या है, लड़ाकू तैयार, एकजुट और आत्मनिर्भर। तो ये आपकी थीम है जो पूरे सप्ताह आपको मिलती रहेंगी और धीरे धीरे जब आप चीजों को रीड करते रहेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगी। अब आते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों पर और उनके लेखकों पर। स्टैटिक की किताबें, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें, हर परीक्षा में पूछी गई हैं। देखो, बियॉन्ड टेररिज्म, न्यू होप फॉर कश्मीर, ये किसकी है, सलमान खुर्शीद की। किसकी है ये पुस्तक, आपको याद थी, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, क्या ये पुस्तक आपको याद थी। ठीक है, बियॉन्ड टेररिज्म, न्यू होप फॉर कश्मीर, ये आपकी किसकी है, सलमान रुश्दी की है। फिर है ईस्ट वेस्ट, किसकी है, ये भी सलमान रुश्दी की है, ऊपर वाली सलमान खुर्शीद की है। बियॉन्ड टेररिज्म, न्यू होप फॉर कश्मीर सलमान खुर्शीद की है, ईस्ट वेस्ट सलमान रुश्दी की है। नागमंडला किसकी है, गिरीश कर्नाड की। किसकी है, नागमंडला किसकी है, गिरीश कर्नाड की है। ठीक है, तो नागमंडला ये हो गई। माई ट्रुथ, सॉरी माई ट्रुथ होगा यहां पर, माई ड्यूटी होगा, तो ट्रुथ कहां से होगा, माई ड्यूटी, माई ड्यूटी होगा, माई ड्यूटी, माई ड्यूटी किसकी है, इंदिरा गांधी की है भैया। और रोमांसिंग विद लाइफ किसकी है, देव आनंद की है। किसकी, रोमांसिंग विद लाइफ किसकी है भैया, ये देव आनंद की है। ठीक है, रोमांसिंग विद लाइफ किसकी है भैया, बताओ फटाफट से, रोमांसिंग विद लाइफ किसकी है, बताओ फटाफट से। हाँ जी, एक मिनट, ट्रुथ ही है तो ड्यूटी कहां से आ गया, एक मिनट, माई ट्रुथ होगा, माई ट्रुथ होगी इंदिरा गांधी की, तो माई ड्यूटी कहां से हो गई। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो भैया, माई ट्रुथ है इनकी, अभी ठीक है, तो ट्रुथ नहीं होगा, ट्रुथ होगा फिर सही से, माई ट्रुथ। ओके, हाँ जी, अब सही है, अब सही है बॉस, बताओ, ठीक है, हाँ चलो, तो ये हो गई। आगे देखो भैया, अब हमने आपके लिए आज 44वां संविधान संशोधन ऐड किया है। अब 44वें संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया, जैसे 42वां इंपॉर्टेंट है वैसे ही 44वां इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो, जैसे 42वां इंपॉर्टेंट था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वैसे ही आपका 44वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। देखो कब हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भैया 1978 की बात करेंगे, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 की। ठीक है, क्या हुआ, यह संविधान संशोधन 30 अप्रैल 1978 को किया गया। इस अधिनियम के दौरान संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार, है ना, आपने कहा था कि राइट टू प्रॉपर्टी को भैया लीगल राइट बनाया गया, फंडामेंटल राइट से हटाकर। पहले क्या था, फंडामेंटल राइट था, फिर क्या बना दिया उसको, प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब संपत्ति का जो अधिकार है, यानी जो अभी आपका राइट टू प्रॉपर्टी है वो 300 अनुच्छेद ए में है, कहां पर 300 ए में है आपका। ठीक है, 300 ए में, और कैसा राइट है यहां पर लिखा देखो ना, लीगल राइट है आपका। ठीक है, पहले क्या था, फंडामेंटल था, तो अब कैसा है, लीगल राइट है। बहुत बार पूछा गया, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि के समय को 6 वर्ष से हटाकर 5 वर्ष, अभी आपने देखा होगा वर्तमान में 5 वर्ष ही है, तो लेकिन जब आपने 42वां संविधान संशोधन देखा था तो उसमें क्या किया गया था, 5 से कितना किया गया, 6 किया गया, लेकिन अब फिर 44 में ही कैसे 6 से फिर 5 कर दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि कब 5 से 6 हुआ और फिर 6 से 5 हुआ। ये बच्चे याद नहीं रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार वर्तमान में 5 चल रहा है, क्या हुआ होगा। तो 42वें में क्या हुआ था, 42वें में इसको क्या गया था, 5 से 6
लेकिन फिर जब 44वां आया, 44वें में फिर से इसको 6 से 5 कर दिया गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो बहुत आराम से आपको चीजें पता हो रही होंगी। ठीक है, तो ये है आपका। अगला क्या हुआ, इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 352 में, किसमें, आर्टिकल 352 में भैया आंतरिक अशांति को हटाया गया। एक शब्द था आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। ये भी बहुत, मतलब समझो 42-44 तो तुम्हारे रामबाण है दोस्त। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर की जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया भैया। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा किए गए मूल अधिकारों को, है ना, किसको भैया, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी इसमें बताया गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंधित विवादों को हल करने एवं अंतिम निर्णय लेने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये आपका था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, हाँ, अब देखो भाई, हमने आपके लिए इसमें नया टॉपिक जोड़ा हुआ है, भारत के प्रमुख ग्लेशियर। ठीक है, भारत के प्रमुख ग्लेशियर जोड़े हैं, तो जिनमें से आपका ग्लेशियर है सियाचिन। सियाचिन कहां पर भैया, सियाचिन लद्दाख में है। ठीक है, कहां पर, काराकोरम लद्दाख में। मचोई की बात करेंगे, मचोई कहां पर है, मचोई भी आपका लद्दाख में है। हिस्पर कहां पर है, हिस्पर आपका जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है, हिस्पर भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, आपका हिस्पर है आपका। बियाफो कहां पर है, बियाफो आपका जम्मू कश्मीर में है। और भैया बाल्टेरो ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर। यानी जो हम आपके लिए क्या लेकर आए थे, ग्लेशियर लेकर आए थे, कौन सा ग्लेशियर कहां कहां पर स्थित है उसकी बात कर रहे हैं। तो सियाचिन, काराकोरम लद्दाख, मचोई लद्दाख, हिस्पर जम्मू कश्मीर, बियाफो जम्मू कश्मीर, बाल्टेरो जम्मू कश्मीर। उसके बाद आपके लिए नई चीज, जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। ठीक है, किस लॉजी में क्या पढ़ते हैं, देखो भाई, सबसे पहले तो जंतु विज्ञान की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, किसमें, जूलॉजी में। फिर बॉटनी की बात करेंगे, जूलॉजी के बाद बॉटनी की बात करेंगे। बॉटनी में भैया विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर में क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। विटीकल्चर में क्या होता है, अंगूर उत्पादन का अध्ययन होता है। ठीक है, विटीकल्चर में। सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। तो ये 5 आपके कल्चर हैं जो पूरे सप्ताह आपको मैं पढ़ाते हुए चलूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो कंप्यूटर की फुल फॉर्म पे आ जाओ। डीईसी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन होता है। जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है आपका। जीडीआई ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस होता है आपका। डीपीआई डॉट्स पर इंच होता है आपका। और सीआरएस कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम होता है। तो ये पूरे 5 आप पूरे सप्ताह पढ़ते हुए चलेंगे और आपको याद हो जाएगा आराम से, अब निश्चिंत रहें। ठीक है, अब आ जाओ वन लाइनर रिवीजन कब का है, ये 10 अक्टूबर का है भैया। किसका, 10 अक्टूबर का है भैया। ठीक है, 10 अक्टूबर का वन लाइनर रिवीजन है, देखो फटाफट से। 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसने भारत ने करी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर भारत की विकास दर को 3.3 रहने का अनुमान लगाया है। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू करी है, तो फिजी ने शुरू किया है। विश्व चैंपियनशिप में वजन कम ना होने पर भारतीय पहलवान 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया, अमन सहरावत पर लगाया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक चुना गया है खालिद अल अनानी को, किसको, खालिद अल अनानी को चुना गया है। आयुसियन विश्व संरक्षण कांग्रेस जो है अबू धाबी में आयोजित करी गई है, कहां पर, अबू धाबी में। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया है, तो आईएनएस अभय को, किसको, आईएनएस अभय को सेवा मुक्त किया गया है। भारत का पहला समर्पित पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है, यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। 2025 का साहित्य का नोबेल किसको मिला है, लासजलो क्रास्ना हॉरकाई को मिला है। किसको मिला है, लासजलो क्रास्ना हॉरकाई को मिला है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और किसने ऑपरेशन हेची 5 शुरू किया है, इंटरपोल ने शुरू किया है। इंटरपोल ने शुरू किया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा घोषित किया गया है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कोलकाता है आपका, कौन सा, कोलकाता है। इंटरनेशनल एजुकेशन शो के 21वें संस्करण का आयोजन कहां पर, शारजहां में किया गया, शारजहां। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया गया, 6 से 7 अक्टूबर को मनाया गया है। भारत एआई इंपैक्ट समिट 2026 के लोगों का अनावरण अश्विनी वैष्णव जी ने किया। ठीक है, तो ये थी भैया आज की आपकी सारी कहानी। जो कुछ भी आपके सिलेबस में होता है, हम क्या क्या पढ़ने वाले होते हैं, तो हम ये सब कुछ पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, चलो भैया अब आज का रिवीजन करो फटाफट से और घर जाओ। फटाफट रिवीजन में आ जाएंगे 30 दिसंबर 2025। ठीक है, चलो जल्दी से देखो। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, बताएंगे। 8 विकेट
क्या नाम है इनका, क्या नाम है, सोनम यसे हैं भैया, ठीक है, सोनम यसे हैं। अगला, वैदेही चौधरी ने किसको हराकर W35 सोलापुर 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का, तो इन्होंने मिचिका ओजेकी को हराया, किसको, मिचिका ओजेकी को हराया है। अगला, स्टैटिक पोर्शन पढ़ने में मजा आया, स्टैटिक पोर्शन पढ़ने में मजा आया। अभी रुको, धीरे धीरे और चीजों को इन्वॉल्व करें, मतलब बहुत कम टाइम में आप सब कुछ रिवाइज करके जाओगे, बस ये रहेगा, ठीक है। अगला, 27वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता, बताएंगे किसको मिला है, बहुत बढ़िया, सूर्या कश्मीर करिश्मा तिमिरी को, सूर्या करिश्मा तिमिरी को मिला है, बहुत बढ़िया, सूर्या करिश्मा तिमिरी को। अगला, चितवन हाथी और पर्यटन महोत्सव, ये आपका नेपाल में, नेपाल में, ठीक है, नेपाल में। चर्चित है जीन थेरेपी आईटी विजिमा का संबंध किससे है, तो ये संबंध है इसका स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, रीढ़ संबंधी विकार, ठीक है, कैसा है, ये आपका अनुवांशिक है ना, अनुवांशिक विकार है आपका। चर्चित भैया ओल चिकी लिपि का संबंध संथाल से है, संथाली से, संथाली से। किस नदी के बेसिन पर रेत के टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के प्रजनन, तो ये आपका गंगा है ना, किस पर, गंगा। क्षेत्रीय स्तर की प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है ना, रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, ये करी है भारतीय तटरक्षक बल ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी है, कौन है भैया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, इसका तीसरा लॉन्च पैड भैया। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में अनुमति दी है, तो यह आर्यमान फाइनेंशियल आर्म्स को। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है, इनका नाम है जयश्री उल्लाल। 2000 साल पुराने बौद्ध स्थल की खोज कहां पर हुई, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सा देश भारतीय निर्यात पर 100% शुल्क हटाएगा, यह हटाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश के उपग्रह कोसार 1.5 का प्रक्षेपण किया गया है, कोसार कहां का है, तो आप कहेंगे भैया ईरान ने इसको किया है, किसने किया है, ईरान ने किया है कोसार को, ठीक है, और किसकी सहायता से, रूस की सहायता से किया है। 2.2 अरब डॉलर के बहुस्तरीय एंटी ड्रोन रक्षा बनाने की घोषणा किसने करी है, कौन करे भैया, तो आप कहेंगे इसको पोलैंड करेगा, ठीक है, कौन करेगा, पोलैंड करेगा, ठीक है। बाकी आपके इन्फॉर्मेशन क्या है, ये बुक आपके लिए 99 रुपीज में एप्लीकेशन पर अवेलेबल है भैया, ठीक है, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आपकी ये बुक। अब आपको बताएंगे इसका आंसर कहां पर करेंगे, कमेंट बॉक्स में, कहां पर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर करिएगा, है ना। क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन कैसा रहा आपके लिए, कितना मतलब हेल्पफुल है, कितनी मददगार है क्लास, उसके बारे में जरूर लिखा करो। और लाइक अगर आपने नहीं किया है तो अपनी फीस को जमा किया करें, वही आपकी एक फीस होती है। बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर, हर जगह पर अवेलेबल होता है। तो थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, नमस्ते।